नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का महाविद्यालय के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश मंत्रिमंडल प्रणाली की विशेषताएं। हमने ब्रिटिश जो संविधान के बारे में चर्चा की थी, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है। उसका संविधान ब्रिटिश संविधान है वो परंपराओं, रूढ़ियों, प्रथाओं, अभिशापों पर आधारित है और ये विकास का परिणाम है। उसी प्रकार जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है वो भी विकास का परिणाम है, परंपराओं, रूढ़ियों, अभिशापों पर आधारित है। 1937 ईस्वी में क्राउन के मंत्री अधिनियम द्वारा इस मंत्रिमंडल को वैधानिक स्थिति प्रदान की गई और मंत्रिमंडल जो वर्तमान में मंत्रिमंडल है उसके बीज हम प्रिवी काउंसिल में देख सकते हैं। प्रिवी काउंसिल से ही आगे चलकर मंत्रिमंडल का उदय हुआ। अपने बड़े आकार के कारण जो प्रिवी काउंसिल थी वो सम्राट को सलाह देने के योग्य नहीं रह गई थी, इसलिए सम्राट ने अपने कुछ निजी सलाहकारों से विचार विमर्श करना शुरू कर दिया और इसी समिति को आगे चलकर कैबिनेट कहा जाने लगा। चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल को मंत्रिमंडल का प्रारंभिक काल कह सकते हैं। चार्ल्स द्वितीय ने प्रिवी काउंसिल से पूर्ण रूप से परामर्श करना छोड़ दिया। अपने कुछ विश्वस्त सहयोगियों से वो औपचारिक रूप से चर्चा करता था और इस समिति को अनौपचारिक रूप से कबाल की संज्ञा दी गई, क्योंकि इसमें 5 सदस्य थे और 5 के नाम CABL जो कबाल है उसके अक्षरों से प्रारंभ होते थे। तो इसी कबाल से या प्रिवी काउंसिल से हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल प्रणाली का उदय होता है। और ये जो संस्था थी वो सम्राट को सामूहिक रूप से परामर्श देती थी और संसद में विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा करती थी। वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। वह वास्तविक कार्यपालिका है। जो सम्राट है उसकी शक्तियाँ केवल औपचारिक हैं और सम्राट की शक्तियों को वास्तव में प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही होता है। सम्राट में जो भी शक्तियाँ निहित हैं उसका सबका प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। इसी कारण लावेल जैसे विद्वान ने कहा कि मंत्रिमंडल को हम राजनीतिक भवन की आधारशिला कह सकते हैं। रियोमजोजोर ने भी कहा कि मंत्रिमंडल है वह राज्य के जहाज को चलाने वाला पहिया है और जिसका चालक प्रधानमंत्री है। और मेरियट ने तो इससे भी आगे बढ़कर मंत्रिमंडल को संपूर्ण शासन तंत्र का केंद्र बिंदु माना, क्योंकि मंत्रिमंडल ही वह धुरी है जिसके चारों ओर शासन की संपूर्ण जो मशीनरी है वो घूमती है। तो इस मंत्रिमंडल का जो निर्माण है या जो रचना है वो लोक सदन में बहुमत दल के नेता को राजा द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है और ये प्रधानमंत्री की परामर्श पे राजा है वो मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से मंत्रिमंडल का गठन कर सकता है। इस बारे में राजा का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। वह अपनी इच्छा से दोनों सदनों से मंत्रियों का चयन कर सकता है। हालांकि मंत्रियों के लिए आवश्यक है कि वे संसद के सदस्य हों। अगर वे संसद के सदस्य नहीं है किसी भी सदन के, तो उन्हें बहुत शीघ्र ही दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य बनना पड़ता है। तो मंत्रिमंडल का चयन करते समय ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वे अपने इच्छा से महत्वपूर्ण जो राजनीतिज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं या प्रादेशिक जो अपने हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए वो अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। तो मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली की पहली विशेषता है कि राजा मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय प्रणाली की हम पहली विशेषता कह सकते हैं
कि जो राजा है वो मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता। राजा प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री नियुक्त मंत्रिमंडल को राजा अपना मंत्रिमंडल नियुक्त कर देता है। यानी प्रधानमंत्री जो भी नाम देता है राजा को, उन्हीं को राजा अपना मंत्रिमंडल नियुक्त कर देता है। लेकिन जो सम्राट है या राजा है वो मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता। केवल मंत्रिमंडल के सदस्य ही मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेते हैं। दूसरा जो विशेषता है वो है सामूहिकता। ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल है वो एक टीम के समान कार्य करता है। यदि शासन को या मंत्रिमंडल को अपने कार्यों में सफलता मिलती है तो उसका श्रेय पूरी टीम को जाता है, पूरी कैबिनेट को जाता है, पूरी मंत्रिमंडल को जाता है। और अगर सरकार की नीतियाँ गलत साबित होती हैं तो पूरे मंत्रिमंडल की निंदा की जाती है। किसी एक व्यक्ति की निंदा नहीं की जाती, किसी एक मंत्री की निंदा नहीं की जाती। उसके लिए पूरा मंत्रिमंडल जिम्मेदार है। और कॉमन सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को एक साथ त्यागपत्र देना पड़ता है। तो मंत्रिमंडल एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं तथा एक साथ डूबते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक के लिए सब और सब के लिए प्रत्येक। अगर एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल प्रणाली की दूसरी विशेषता है सामूहिकता। अगर सरकार को किसी कार्य में सफलता मिलती है तो किसी एक व्यक्तिगत मंत्री को उसका श्रेय न जाकर पूरी कैबिनेट को श्रेय मिलता है। और यदि सरकार की गलत नीतियाँ, जो निर्णय हैं वो गलत साबित होते हैं तो उसका भी जो दोष है वो पूरी मंत्रिमंडल को जाता है। तो सामूहिकता में विश्वास करती है। सभी लोगों को साथ मिलके कार्य करने पड़ते हैं। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो है गोपनीयता। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता है गोपनीयता। मंत्रिमंडल की बैठक में सब सदस्य इस बात के लिए स्वतंत्र होते हैं कि वह अपने विचारों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ बैठक में रख सकते हैं। पर उनके लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक रूप से वे केवल उन्हीं बातों को कहें जो मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुकूल हो। उन्हें अपने तथा अन्य सदस्यों के विचारों को गोपनीय रखना पड़ता है। यानी मंत्रिमंडल की बैठक में आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक बार मंत्रिमंडल की बैठक में जो निर्णय हो जाता है सार्वजनिक रूप से आपको उसको मानना पड़ता है। चाहे आप व्यक्तिगत रूप से असहमत हो सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में जो निर्णय हो जाता है उसको सार्वजनिक रूप से आपको मानना पड़ेगा। अगर आप फिर भी असहमत हैं तो आपको मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ेगा। आप इस्तीफा देके अलग हट सकते हैं। लेकिन गोपनीयता ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि आप अपने विचारों को बैठक में तो रख सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से आप उन बातों को नहीं कह सकते। केवल उन्हीं बातों को आपको रखना पड़ता है जो मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है। चौथी विशेषता हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का नेता प्रधानमंत्री होता है। ये हालांकि प्रधानमंत्री का पद भी अन्य मंत्रियों के समान ही होता है, उसके अधिकार भी समान भी हैं, फिर भी प्रधानमंत्री का जो स्थान है वो विशिष्ट होता है। वह सब मंत्रियों में प्रमुख समझा जाता है। वह राष्ट्र का नेता होता है, इसलिए सभी मंत्री उसकी बात का सम्मान करते हैं, क्योंकि उसी के नाम पे, उसी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है। तो बराबर वालों में हालांकि प्रथम होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का अपना विशिष्ट स्थान होता है। देश का नेतृत्व करता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे देश के अंदर चुनावों में हो। प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व है होता है, इसी कारण प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। अगली जो विशेषता है वो है राजनीतिक एकता। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है और उसकी गोपनीयता के कारण इसी कारण संभव है
क्योंकि जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का आधार है वो राजनीतिक दल है। साधारणतः सभी जो मंत्री होते हैं वो एक ही राजनीतिक दल के होते हैं और इस दलीय प्रणाली के कारण इनकी विचारधारा भी एक होती है, एक ही उद्देश्य होते हैं, जो सब समस्याओं पर एक से ही दृष्टिकोण से विचार करते हैं। इसलिए राजनीतिक एकता की भावना बनी रहती है, क्योंकि एक ही दल की सरकार या अधिकांश जो मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य, वो एक ही दल से चुनकर आते हैं, तो उनकी विचारधारा एक होती है, उनके उद्देश्य एक समान होते हैं और वो सब समस्याओं पर उनका दृष्टिकोण भी एक होता है। तो मंत्रिमंडल प्रणाली की विशेषता हम कह सकते हैं कि राजनीतिक एकता पाई जाती है। अगली जो विशेषता है वो है कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध। ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल की प्रमुख विशेषता वो है कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध। क्योंकि कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से होता है और मंत्रिमंडल का जो मंत्री है या सदस्य है वो संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य अवश्य होता है और मंत्रिमंडल अपने प्रत्येक कार्य के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। केवल तब तक भी मंत्रिमंडल अपने पद पर रह सकती है जब तक उसे लोक सदन का विश्वास प्राप्त हो। तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में ब्रिटिश शासन प्रणाली में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, क्योंकि कार्यपालिका निर्माण ही व्यवस्थापिका में से होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। वह तभी अपने पद पर रख सकती है जब तक उसे व्यवस्थापिका का विश्वास हासिल हो। तो इस वजह से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। अगली जो विशेषता है वो है मंत्रिमंडल को लोक सदन के विघटन का अधिकार। मंत्रिमंडल को ये अधिकार है कि वह मतभेद के समय लोक सदन या कॉमन सभा का विघटन करा सकती है। अपने किसी कार्य के लिए यदि मंत्रिमंडल संसद का विश्वास प्राप्त न कर सके या मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को संसद पारित न कर सके तो मंत्रिमंडल लोक सदन का भंग करा के पुनर्निर्वाचन करा सकते हैं। मंत्रिमंडल कभी भी राजा को अपना इस्तीफा देके दोबारा निर्वाचन की मांग कर सकते हैं। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल लोक सदन के विघटन का मंत्रिमंडल को अधिकार है। अगली विशेषता है मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व। वैधानिक रूप से या कानूनी रूप से मंत्रिमंडल और राजा के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि राजा इंग्लैंड का संवैधानिक प्रधान है और मंत्रिमंडल अपने समस्त कार्यों के लिए उसके प्रति उत्तरदायी है। किंतु ये उत्तरदायित्व औपचारिक है, नाममात्र का है। व्यवहार में जो मंत्रिमंडल है वो संसद के प्रति और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। राजनीतिक रूप से मंत्रिमंडल है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसका अर्थ है यदि मंत्रिपरिषद कॉमन सभा में अपना विश्वास खो देती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। तो मंत्रिपरिषद तब तक ही शासन की बागडोर संभाल सकती है जब तक कि उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व केवल कॉमन सभा के प्रति है और मंत्रिपरिषद का जो ये उत्तरदायित्व है वो सामूहिक होता है, सबका होता है, अविभाज्य होता है। क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व ही हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल की जो पद्धति है उसकी कार्यविधि का मूल आधार है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि समूची मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है। सभी विभाग के महत्वपूर्ण जो नीतियां हैं उसके प्रति संपूर्ण मंत्रिमंडल है वो एक साथ रहता है, एक साथ वचनबद्ध रहता है, क्योंकि उनको सबको पता है कि वो एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, इसलिए सामूहिकता का इसमें पालन किया जाता है। तो इस प्रकार ये कुछ ब्रिटिश मंत्रिमंडल प्रणाली की विशेषताएं थी कि वर्तमान समय में जो ब्रिटिश मंत्रिपरिषद है वो ही राजा को जो जितने अधिकार मिले हैं
उनका सबका वास्तविक रूप से प्रयोग करती है। व्यवहार में राजा नाम मात्र का शासक है और उसे मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।